आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। हेलो एवरीवन, होप आई एम ऑडिबल। प्लीज कंफर्म अगर मेरी आवाज आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुंच रही है तो जरूर बताएं। इज एवरीवन अलाइंड? हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज बराबर? ओके, फाइन, ठीक है। तो क्लास की शुरुआत कर ली जाए फिर, तैयार हो तो? हाँ जी। सो देखिए, ट्राइंगल में एक तो हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़नी है, थोड़ा सा किन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को ध्यान रखना है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करनी है, और एक दो इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर्मूलाज हैं जिसपे सवाल कई बार बन जाते हैं। तो वो दो फॉर्मूले आपके लिए जो आज के लिए है, एंड देन हम लोग मूव करेंगे और सर्कल्स पढ़ेंगे। सर्कल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सर्कल्स खत्म करने के बाद वी विल लर्न व्हाट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन हम साथ में अंत में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले जो थोड़ा सा ट्राइंगल बचा है वो खत्म करते हैं, एंड देन हम लोग आज ही सर्कल की थ्योरी की शुरुआत कर देंगे। ठीक है, सब बढ़िया है, कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ जी, सही है, इफ इट इज क्लियर। हाँ जी, ठीक है। और कल एक क्लास में ले रहा हूँ बेटा आप लोगों की, बस थोड़ा सा सपोर्ट आपसे ये चाहिए कि कल के बाद मैं थोड़ा होली की छुट्टी पर रहूंगा 2-3 दिन के लिए। तो 12:30 से कल मैं क्लास ले रहा हूँ एक्चुअली, और कोई शेड्यूल मिल नहीं पा रहा है क्योंकि कोई और क्लासेस है तो उससे क्लैश होता है तो शेड्यूल नहीं हो पाती है। तो 12:30 PM टू 2 PM कल मैं एक क्लास आपकी कराऊंगा, तो कल इस टाइम पे आ जाइएगा बस आप, ये गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीक में हम लोग मंडे से क्लास शुरू करी थी, आई थिंक, है ना, रोज ही क्लास कर रहे हैं, सैटरडे भी कर लेते हैं। और उसके बाद आपकी छुट्टी कब तक है ये भी बता देता हूँ। 24 को तो देखो एनीवे संडे है, 25 को होली है, 26 को होली का अगला दिन है। मैं 27 तारीख को 6 बजे आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो 27, 28, 29, 30 और 31 यानी ये लगातार क्लासेस में लूंगा आपकी 6 PM पर, ठीक है। तो ये आपका आगे का शेड्यूल है ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो किसी को भी। तो कल ये क्लास में ले रहा हूँ 12:30 से 2 बजे तक। 24, 25, 26 संडे होली एंड एक दिन होली के बाद का ये आपका हॉलीडे है, आपका छुट्टी है, क्लासेस नहीं होंगी इस दिन। पोस्ट होली 27 तारीख से, मैं 27 को ही लौट रहा हूँ, 27 से ही क्लास आपकी होगी। 27, 28, 29, 30, 31 को हर दिन शाम को 6 बजे हम लोग क्लास करेंगे। तो दिस इज द शेड्यूल फॉर रिमेनिंग डेज ऑफ मार्च। तो ये मार्च तक का शेड्यूल है आपका, ठीक है। हाँ जी, सो शुरुआत कर लें। हाँ चलिए, और उसके बाद का शेड्यूल तो मैं आगे आपको बता दूंगा, अभी फिलहाल के लिए इतना है। तो कल का ध्यान रखिएगा बस, कल 12:30 बजे आइएगा, 12:30 से 2 बजे तक हम लोग क्लास करेंगे, 12:30 से 2 बजे तक, ठीक है। तो ये कुछ नियम आपको बताने कि देखिए, किसी भी त्रिभुज में अगर ऐसा कोई त्रिभुज दिया हो जिसमें आपका एंगल बी 90 डिग्री से मान लिया छोटा है, मैं ए से क्या कर रहा हूं, एंगल बी अगर 90 से छोटा होगा तो नेचुरली जब ए से परपेंडिकुलर डालोगे तो अंदर की तरफ रहेगा वो। तो जब एंगल बी आपका 90 डिग्री से कम हो और इस तरह का आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उस केस में ए सी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर -2BD इंटू बी सी, -2BD इंटू बी सी के बराबर होता है। मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाए। लेटर से मैं आपको एक ऐसी बात बोलूं कि भाई मैं इस वैल्यू को बोल देता हूं कि ये मान लिया 7 के बराबर है, ये वैल्यू मैंने बोल दिया कि 10 के बराबर है, ठीक है। ये 7 हो गया, ये 10 हो गया। ये वैल्यू मैंने बोल दिया मान लिया कि 5 के बराबर है, और ये वैल्यू मैंने बोल दिया मान लिया कि ये वैल्यू 8 के बराबर है, ठीक है। ऐसी कुछ चीज आपको दे दी। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस केस में अगर मैं आपसे पूछ बैठूं, एसी की वैल्यू, सॉरी मैं लिख नहीं सकता हूं, मुझे एसी नहीं लिखना चाहिए, मुझे ये लिखना चाहिए बस 7, 5, 8। ये देने के बाद मैं आपसे पूछ बैठूं कि मुझे एसी की वैल्यू निकालनी है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। आप कहोगे ए बी स्क्वायर बनेगा 7 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर आपका है 8, 5, 13 का होल स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी डी इंटू 5 हो गया, और बीसी की वैल्यू फिर से कितनी है, 13 के बराबर है। तो कहानी क्या बन रही है अगर आप गौर से देखें तो ये बन रहा है 49 प्लस 169 माइनस 13 दूना 26, और 26 पंचे आपका 130 ही हो जाता है। अब 13 इंटू 10 कर लो, 130 बन जाएगा। तो यहां से बनेगा 39, और 39 और 49 कितना होता है आपका, 88 के बराबर होता है। तो आपका ए सी स्क्वायर 88 के बराबर हो गया, तो ए सी की वैल्यू आपकी √88 के बराबर हो जाएगी। √88 में अगर मैं बाहर ले लूं 4 को, तो 4 बाहर आके 2 बनाएगा, 2 √22 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि
अगर एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आ गया तो देखो, कहने को तो हम AC ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई ये 7 है, ये 5 है, तो हम इस वैल्यू को लिख लें तो 49 - 25 से √24 के बराबर आ जाएगा। और अगर ये वैल्यू √24 के बराबर आ गई तो ये निकालने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, राइट? क्योंकि हम पाइथागोरस अगर यूज करेंगे तो ये चीज हो जाएगी, आसानी से हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला आना ही चाहिए आपको, बट मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है ये फॉर्मूला ही पूछ ले आपसे, ये डायग्राम बना दे और कहे बताओ इस डायग्राम के लिए इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। समझ में आई बात? तो अगर ऐसा पूछ ले तो यार ये एक्सप्रेशन पहले से अगर पता होगा तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा, वैल्यू रख के भी चेक कर पाओगे आप ऐसी वैल्यूज डाल दो जिससे चेक कर लो क्या करना है, वो भी पॉसिबल है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल ये एक्सप्रेशन हो सकता है डायरेक्टली पूछ ले, इसलिए मैं लिखवा दिया, बाकी सॉल्व करने के लिए इसकी जरूरत थी नहीं। AC स्क्वायर तो पाइथागोरस से निकाल लेंगे, √24 आ गया, √24 के बाद हम कहेंगे 24 + 64, और 24 + 64 कितना होता है आपका 88 के बराबर हो गया, तो √88 मेरी वैल्यू हो गई। तो सॉल्व अगर सब कुछ दिया होगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन ये एक्सप्रेशन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एज इट इज कि बताओ ऐसे ट्राइंगल के लिए कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो अगर पहले से पता होगा तो आप सीधे लगा दोगे ना, इसलिए इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा। क्या बात समझ में आ रही है? सवाल लगाने में इसकी शायद जरूरत आपको ना पड़े, बट एक्सप्रेशन पता होगा तो एक्सप्रेशन सीधे पूछा जा सकता है। इससे अगला एक्सप्रेशन सेम सवाल में, एंगल बी हमारा अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाए और हमने ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो क्या होगा आप बताओ? अगर एंगल बी हमारा 90 से बड़ा होगा तो परपेंडिकुलर इस लाइन को एक्सटेंड करने पे ड्रॉप होगा। सेम कहानी है कि AC स्क्वायर हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो बनेगा, AC स्क्वायर हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर तो बनेगा, लेकिन यहां 2BD इंटू CD हमारा जुड़ रहा है। अब मैं आपको इसको रटने का तरीका भी बता दे रहा हूं, चाहते हो बता दूं? रटने का तरीका देखो ये है कि अगर ये B 90 डिग्री होता तो क्या बनता? पाइथागोरस बनता कि नहीं बनता? पाइथागोरस बनता सीधे, तो AC स्क्वायर तुम्हारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता। मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया है कि अगर इसको आप ऑब्ट्यूज बना देते हो तो AC बढ़ जाता है, AC की वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा आपने जोड़ा ये रट लो, BD इंटू BC का डबल एक्स्ट्रा जोड़ रहा है यहां पर। तो चूंकि AC अब बड़ा आएगा तो हमने BD इंटू BC का डबल जोड़ दिया, याद रहेगा? पीछे देखना ध्यान से, ये जो त्रिभुज है ये न्यून कोण त्रिभुज है, अगर इसको राइट एंगल बनाना है तो आपको AB का कोण बनाना पड़ेगा, यानी AC बढ़ेगा। तो यहां क्या होता है आपका AC स्क्वायर, याद है आपको? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से छोटा हो जाता है, ये बात कितने लोगों को याद है? AC स्क्वायर मेरा यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा। कितना कम होगा? याद रखो BD इंटू BC, तो -2BD इंटू BC, और ये जो D है इस पे परपेंडिकुलर डाला गया। दोनों रिजल्ट आप भूल नहीं सकते हो, तो मैंने इन रिजल्ट्स को आपको बताया भी और इनको आपको एक तरह से याद कराने की भी कोशिश करी है कि आप भूले ना। एक्स्ट्रा कब घटाना है और कब जोड़ना है ध्यान रखना है। ऑब्ट्यूज के केस में जोड़ना है, एक्यूट के केस में घटाना है। एक्सप्रेशन दोनों सेम है, BD इंटू BC का डबल, तो भूलोगे नहीं मेरे ख्याल से। समझ में आया? चलिए अब इसके बाद अगला देखते हैं। हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल के। देखिए ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी जो है वो इन 5 तरीकों से सिद्ध की जा सकती है, 5 वेज, राइट? ये एक स्पेशल केस है RHS जो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में देखेंगे। एक ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड साइड। SAS का मतलब है साइड एंगल साइड, S मतलब साइड, S का मतलब आपको समझना है साइड है, और A का मतलब एंगल है। तो ये नोटेशन ऐसे क्यों लिखे गए हैं इनका थोड़ा सा महत्व है, बताऊंगा अभी। ASA का मतलब एंगल साइड एंगल, AAS का मतलब एंगल एंगल साइड, देन वी हैव RHS, RHS इज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले ट्रिपल एस देखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है आपको समझना है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि अगर दो ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली सेम को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं फोटोकॉपी, जेरॉक्स कॉपी हो, बिल्कुल सेम स्केल। दैट मीन्स अगर आप एक ट्राइंगल उठा के दूसरे ट्राइंगल पे रखो पूरा का पूरा सुपर इंपोज हो जाएगा। सिमिलैरिटी में समरूपता थी, मतलब रूप सेम होगा, छोटा हो सकता है और एक बड़ा हो सकता है। कॉन्ग्रुएंसी में दो ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम होंगे, फोटोकॉपी होंगे एक तरह से, एग्जैक्टली सेम, सेम डायमेंशन। हिंदी में बड़ा सही शब्द है इसके लिए, सर्वांग समता, सर्व अंग सम, समता, सारे अंग समान हैं, सर्वांग समता है। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ हमें यहां पर दो ट्राइंगल को इक्वल दिखाना है, कंप्लीटली इक्वल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जब कंप्लीटली इक्वल होंगे तो उनका एरिया भी बराबर होगा। बट अगर दो ट्राइंगल्स का एरिया बराबर है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सर्वांगसम होंगे, इस बात को समझ लेना। अगर दो ट्राइंगल का एरिया बराबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो पक्का एरिया बराबर रखेंगे। तो इसमें होता क्या है, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये साइड हमारी इस साइड के बराबर। तो तीन भुजाएं
एक त्रिभुज की अगले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। हम इसको बोल रहे हैं ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, साइड साइड साइड। समझ में आया? तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे, बिकॉज इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको होना ही नहीं चाहिए। यस और नो? क्लियर? सभी को समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट केस है साइड एंगल साइड। जरा इसको समझते हैं क्या। देखिए, मैंने कहा कि मैं एक ट्रायंगल लूंगा और इस ट्रायंगल में मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये भुजा और ये भुजा, देखो एक ट्रायंगल मैंने लिया ऐसा, जिसमें मतलब मैंने दो ट्रायंगल पकड़े ऐसे समझो, और दो ट्रायंगल में मैंने आपको ये बता दिया कि देखो ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है और ये भुजा मेरी इस भुजा के बराबर है। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? आप कहोगे नहीं, क्योंकि आप ये वाला एंगल अगर आप देखो तो आप इसको रोटेट कर सकते हो क्या? नहीं, उसके हिसाब से थर्ड साइड चेंज होगा। मैं इसका एंगल हो सकता है थीटा रखूं और इसका एंगल अल्फा रखूं, तो ये भुजा अलग हो जाएगी। फिर अगर ये एंगल मैं सेम रखूंगा तब तो बात अलग है, लेकिन अगर दोनों एंगल को मैं सेम ना रखूं तो दो डिफरेंट ट्रायंगल्स मिलेंगे। तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों भुजाओं से जो एंगल बन रहा है बीच में, देखो यहां साइड लिखा है, यहां साइड लिखा है, एंगल बीच में इसलिए लिखा है कि दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएं और एस ए एस उनके बीच का एंगल अगर बराबर हो जाए तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और कॉन्ग्रुएंसी को ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये सिंबल है, जैसे वो टूथब्रश पे टूथपेस्ट नहीं लगाते हैं ऐसे, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का होता है इन केस रिक्वायर्ड। सिमिलैरिटी में सिर्फ ऐसे बनाते हैं, इतना बस, ये सिमिलैरिटी होती है, खाली टूथपेस्ट हवा में लटका हुआ, इसमें ब्रश भी नहीं है, ठीक है, दैट बिकम्स द कॉन्ग्रुएंसी। हाँ जी, थीटा थीटा। तो ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? एस ए एस, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड के बीच वाला एंगल भी बराबर हो, दो साइड्स बराबर हो और बीच वाला एंगल बराबर हो तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर आते हैं, देखो ए एस ए का मतलब क्या है, इसको भी समझते हैं। ए एस ए का देखिए सिंपल सा मतलब यह है कि आप एक त्रिभुज बनाइए ऐसे, एक दूसरा त्रिभुज बनाइए ऐसे। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई देखो ये वाला एंगल ना इस वाले एंगल के बराबर है। मैं कह रहा हूं ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। क्या ये त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर पाएगा? नहीं। दो एंगल्स बराबर होते हैं तो सिर्फ ये सिद्ध होता है कि वो सिमिलर है। डबल ए याद है? डबल ए से ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाता है, क्योंकि दो एंगल बराबर है, तीसरा भी बराबर होगा। लेकिन आपको पता है वो तीसरा जो एंगल बराबर होगा, आपको मैं दिखाता हूं एक और ट्रायंगल, ये इतना छोटा सा ट्रायंगल, इसमें भी मैं प्रूफ कर सकता हूं कि ये बराबर है और ये बराबर है, बट ये दोनों कहां से सर्वांगसम है? नहीं। तो इसमें एक नियम आता है फिर कि आप एक काम करो, ये दो एंगल बराबर करो और दो एंगल के बाद जो ये इंक्लूडिंग साइड्स है, जो ये दो एंगल बन रहे हैं, एक साइड है जो इंक्लूडिंग है, जो इनके बीच में है, देख रहे हो? तो दो एंगल और उनके बीच का जो इंक्लूडिंग साइड है वो बराबर कर दो। ये अगर आपने बराबर कर दिया तो गारंटी है कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं एएसए नियम। एएसए नियम। तो आप देखो दो एंगल तो बराबर करने, अब आप ये नहीं बना सकते हो ना छोटा सा ट्रायंगल की ये बराबर और ये बराबर। आप कहोगे देखो ये भुजा कहां बराबर बनाई तुमने? तो एएसए नियम से भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सिद्ध किए जा सकते हैं और आपका ये क्लियर हो गया कि आपका ये कॉन्ग्रुएंट है। समझ में आया कि नहीं? यस बोलो, यस बोलो, हाँ सही है, समझ में आ गया। अब डबल एएस क्या है जरा इसको समझते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। दो एंगल यहां भी था, देखो दो एंगल यहां भी था, साइड लेकिन इंक्लूडिंग था। यहां दो एंगल तो है लेकिन साइड बीच में नहीं है, मतलब कोई और साइड। देखते हैं कि क्या यहां कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी या नहीं। आपने कहा ये बना लिया कॉन्ग्रुएंट, हमने ये बना लिया कॉन्ग्रुएंट। एक तरह से हम कह रहे हैं कि देखो ये एंगल इसके बराबर है, हम कह रहे हैं कि ये एंगल इसके बराबर है। आप बताओ अगर दो एंगल बराबर हैं तो क्या तीसरा एंगल अपने आप बराबर नहीं हो जाता है? यस, वो भी बराबर हो जाता है। तो आप ये क्यों कह रहे हो कि इन दोनों का ही इंक्लूडिंग साइड पकड़ना है भाई? आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ठीक। आप ये भी तो कह सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि वहां भी सेम नियम लगेगा। अगर मैं इधर से देखूं तो क्या है, ये ए एस ए है, लेकिन अगर मैं इधर से ही देखूं ए ए एस है, तो एक तरह से ए एस ए और ए एस अलग नहीं है एक ही। बस मैं जैसे ये एंगल और ये वाला साइड देख रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये एंगल और ये साइड देखूं तो क्या दिक्कत है? बट जब मुझे ये दोनों एंगल दिए जाएंगे जिनको मैं देख रहा हूं और साइड में दूसरी वाली देख रहा हूं, तो मैं इसको ए एस ए नहीं बोलूंगा, क्योंकि ए एस ए का रिप्रेजेंटेशन का मतलब है दो एंगल और उसके बीच वाला साइड। बट एक्चुअल में अगर आप दो एंगल ले लो, बराबर कर दो, साइड कोई भी ले लो, ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये जो नियम है बेसिकली ये दर्शा रहा है। अगर मैं एग्जैक्टली बनाऊं इसको तो इसको हम ऐसे कहेंगे कि भाई देखो दो एंगल्स बराबर हैं और जो साइड है वो ये वाली नहीं लेंगे। साइड हम कौन सी लेंगे?
इसके अलावा साइड लेंगे, ये भी मिटा दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वी आर नॉट टेकिंग इंक्लूडिंग साइड, बट हम साइड जो ले रहे हैं वो कोई और ले रहे हैं इसके अलावा। ये भी ले सकते हैं, ये वाली भी ले सकते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसको हम बोलेंगे डबल एएस। यहां भी ट्राइंगल आपकी क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। समझ में आया सभी को कि एएस से एएस दोनों में कॉन्ग्रुएंट होता है, और आपका एसएएस था, आपका ट्रिपल एस है। एक आरएचएस भी है, और वो आरएचएस मैं आपको यही दिखा देता हूं आरएचएस क्या है। आरएचएस नियम देखो ये होता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एक दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बराबर कर दो, हाइपोटेनस बराबर कर दो। तो देखो हाइपोटेनस अगर बराबर हो गया और राइट एंगल हो गया, इससे आपके ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं सिद्ध होते हैं, नहीं सिमिलर सिद्ध होते हैं। अब आप क्या करो, कह रहा है राइट एंगल बराबर कर दो, राइट एंगल हो दोनों, हाइपोटेनस बराबर कर दो दोनों का, फिर कोई एक परपेंडिकुलर साइड और बराबर कर दो, मतलब कोई एक साइड और बराबर कर दो। तो यहां इंटरेस्टिंग क्या है, एक एंगल देख रहे हैं हम और दो साइड देख रहे हैं, कहानी वही है ना। बट यहां पर एक एंगल और दो साइड वाला नियम हम पढ़ चुके हैं। यहां बस फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये वाला एंगल उन दोनों साइड के बीच का नहीं है, इसलिए डिफरेंट है। वहां पर क्या था, जब हमने ये देखा था एस ए एस नॉर्मल ट्राइंगल में, तो एंगल उन दोनों साइड के बीच का होना जरूरी था। यहां दो साइड्स बराबर हैं और एंगल 90 वाला अपने आप बराबर होता है, दैट इज नॉट बिटवीन द साइड्स, इसलिए डिफरेंट है, इसलिए डिफरेंट है। इसको आरएचएस बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल होता है, 90 डिग्री बराबर, हाइपोटेनस बराबर, हाइपोटेनस के बाद ये भुजा बराबर, ठीक है। सिमिलरिटी में सेम रूल नहीं था, सिमिलरिटी वाज बिट डिफरेंट। वहां हमने सिमिलरिटी की चर्चा करी थी, तो वहां पर हमने क्या कहा था आपसे, ठीक है, दैट वाज लिटिल डिफरेंट। यहां हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा साइड बराबर होंगे। सिमिलरिटी की कंडीशन डिफरेंट थी, वहां हम लोग केवल क्या प्रूफ कर रहे थे, सिमिलरिटी प्रूफ कर रहे थे, वी वर नॉट प्रूविंग कॉन्ग्रुएंसी ओवर देयर, ठीक है। क्या एसएसए हो सकता है, नहीं हो सकता, अगर होता तो लिख देते ना यार। आप खुद बताओ मुझे, मैं आपको गलत सिद्ध कर देता हूं, एक मिनट रुक जाओ बस। आप करो दो साइड बराबर है, ठीक है, लो एक साइड बराबर, एक साइड बराबर, दूसरी साइड बराबर, दूसरी साइड बराबर, ये दोनों बराबर कर दिया हमने, ठीक, ये कह रहे हो ना। आप करो कोई एक और एंगल बराबर होगा, ओके, दैट्स व्हाट यू वांट टू से, बट दैट एंगल इज नॉट द इंक्लूडिंग एंगल। ये एंगल बराबर आप नहीं करोगे, यही करो ना आप, कि दिस एंगल यू विल नॉट मेक इक्वल, बट सम अदर एंगल यू वांट टू मेक इक्वल। थिंक अबाउट इट कि क्या उस केस में आपका ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। थिंक अबाउट इट, क्या कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है कि अगर दो साइड बराबर हो और उनके बीच का एंगल मैं सेम ना रखूं। मैंने इस एंगल को बोला अल्फा और इस एंगल को बोला थीटा, जस्ट ज्वाइन इट। सो कैन आई से कि अगर ये एंगल थीटा है और मैं यहां पर ये बोलूं कि भाई ये एंगल बराबर नहीं है, इफ दिस एंगल इज नॉट इक्वल, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई मान लिया, तो क्या ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट बनेगा, गारंटी है इसकी, नो, बिकॉज यू कैन एडजस्ट दिस एंगल and you can create this alpha angle somewhere else, yes, अल्फा एंगल आप कहीं और बना सकते हो। तो यहां पर आपको कॉन्ग्रुएंसी नहीं मिलेगी, सिर्फ एसएसए से नहीं मिलेगी। तो जो नियम है कॉन्ग्रुएंसी के वो सारे मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट पे। देखो हमने कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात करी थी, कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जो आपको ध्यान रखने हैं, सारे अनलिमिटेड ट्रिपलेट ध्यान नहीं रखने होते हैं। तो 3 4 5 मैंने आपको बताया था, 5 12 13 बताया था, 7 24 25 बताया था, 8 15 17 भी बताया था, 9 40 41 भी बताया था, 11 60 61 भी बताया था। इसके अलावा भी बेटा कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 12 35 37 है, 16 63 65 आप निकाल भी सकते हो। 16 का आधा क्या होता है 8, 8 28 64 -1 64 + 1। जिनमें 2 का गैप होगा या जिनमें 1 का गैप होगा वो ट्रिपलेट आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 11 वाला है, 11 ग्राम 121 बनता है, 121 का आधा 60.5 होता है, तो आधा कम आधा ज्यादा, तो ये ट्रिपलेट तो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। 12 वाला भी निकल जाएगा, 12 का आधा 6। बट देयर आर सम ट्रिपलेट जो बहुत आसानी से नहीं निकलते, जैसे 10 20 21 29 को देखो ध्यान से। 20 21 29 ट्रिपलेट आप निकाल नहीं पाओगे जो नियम हमने पढ़ा था उससे, राइट। तो ये ट्रिपलेट ऑड पैटर्न का ट्रिपलेट है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 20 21 39 ऐसे एक ट्रिपलेट है 28 45 और 53, ये भी एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल बन जाते हैं। जैसे मैं एक पीवाईक्यू अगर आपको अभी है नहीं दिखाता, वरना इस डेटा पे आ चुका है 56 90 106। तो अगर आपको एक बेसिक ट्रिपलेट पता है तो उसका डबल भी ट्रिपलेट होगा,
उसका ट्रिपल भी ट्रिपलेट होगा। इस पे सवाल आ चुका है एग्जाम में। ये भी इंटरेस्टिंग ट्रिपलेट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। 33, 56 और 65। तो यही ट्रिपलेट्स हैं जो आपको ख्याल रखने हैं, बाकी सारे ट्रिपलेट ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतने ट्रिपलेट ध्यान रखो, और जब भी कभी इनके मल्टीपल कहीं दिखे, जैसे आपको 18, 80 और 82 दिख जाए, तो अगर ट्रिपलेट मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको पहले कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर लो। जैसे ये 2 से सब जगह डिवाइड हो जाएगा, 9, 40, 41। फिर देखो कि क्या ये मुझे आता है, आपको भी यस। ये किससे बना हुआ है? 9, 40, 41 से बना हुआ है। तो ये उसी का 2 गुना कर दिया, हर वैल्यू को 2 गुना करने से क्या होगा? ट्राइंगल सिमिलर होगा, ट्रिपलेट होगा। बट इतने ट्रिपलेट तो आपकी मेमोरी में होने चाहिए, पूरी तरह से होने चाहिए। जैसे ये यूजुअली लोगों को ध्यान नहीं रहता है, ये ध्यान रखो, ये ध्यान रखो, ये ध्यान। तो खैर एनीवे, जब 2 का गैप होगा किसी भी ट्रिपलेट में तो वो निकालना तो बहुत आसान होता है। 2, 1 का गैप होगा तो भी निकालना आसान होता है, हमने वो तो देखा ही हुआ है। ट्रायंगल बना के मैंने आपको दिखाया था कि वहां से ट्रिपलेट जनरेट होते हैं। ये वाला ट्रिपलेट उस पैटर्न पे नहीं है, 20, 21, 29 डिफरेंट पैटर्न है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट की कहानी हो गई। त्रिभुज में कुछ और फॉर्मूले हैं, बट कहते ना कि रटना है तो अनलिमिटेड फॉर्मूले हैं, नहीं रटना है तो इतनों से आपका काम बखूबी चल जाएगा। जितना मैंने आपको बताया है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ज्योमेट्री जब खत्म हो रही होगी तो मैं आपको एक फार्मूला शीट दे दूंगा, उसमें अननेसेसरी भी फॉर्मूले दिए हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन सी इट। कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला लिस्ट में आपको लास्ट में दे दूंगा जब ज्योमेट्री खत्म हो रही होगी। बट अदरवाइज इतनी की ही जरूरत है आपको, इससे अधिक की आवश्यकता आपको नहीं, ठीक है। त्रिभुज की जहां तक बात करें, चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा हम लोग अब मूव करेंगे और थोड़ा सा हम सर्कल पे आगे बढ़ेंगे। वृत्त क्या होता है और वृत्त की जो अभी बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्न को भी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, उसका एक रिवीजन मैं कराता हूं आपको, और फिर हम लोग थोड़ा सा बेसिक जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट प्लीज। एक मिनट, फाइल अपलोड नहीं हो रही। हेलो, यस, एक मिनट, फाइल अपलोड नहीं हो रही, इसलिए मैंने रिफ्रेश किया था, फिर से देखते हैं करके। यस, हो गई। ठीक है, एनीवे लेट्स सी। अभी सवाल करना नहीं है इसमें। डिग्री का सिंबल नहीं दिख रहा है ना, तो उसके लिए फोटो लेता हूँ, टीम को बता दूंगा। anyway, ठीक है, चलिए। सो अभी विल स्टार्ट क्वेश्चंस लेटर। पहले हम सर्कल के बारे में बेसिक जानते हैं। तो आप सभी लोगों को पता होगा सर्कल क्या होता है। एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर है सर्कल, वृत्त, जिसमें ये बनता कैसे है? अगर मैं एक बिंदु लूं जिसको हम बोलते हैं सेंटर यानी केंद्र, ठीक, और उस केंद्र पर, केंद्र से बराबर दूरी पर अगर मैं सारे बिंदुओं को बनाऊं, मतलब एवरी पॉइंट जो कि बराबर दूरी पे है, ऐसे एक बराबर दूरी लूं ऐसे, और उससे एक चित्र जो बनता है, उसका बिंदुपथ जो होता है उसी को हम बोलते हैं कि ये सर्कल है। याद, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है। तो ये जो चीज है ना, ये इसको हम बोलते हैं रेडियस आर। ये होता है उसका सेंटर। तो ये हो गया हमारा सेंटर जिसको हम केंद्र बोलेंगे, और आर उसकी त्रिज्या यानी रेडियस कहलाती है। तो ये हो गई आपकी त्रिज्या, ठीक है, क्लियर है। एक और चीज देखिएगा कि वृत्त में क्या होता है कि अगर मैं सेंटर से पास होने वाली एक रेखा खींच दूं पूरी, मतलब एक इस पॉइंट इधर लूं सर्कल के, एक सर्कल के उधर लूं, तो ये जो पूरी दूरी है इसको अगर मैं ए बी बोल दूं, तो ये जो ए बी होता है ना, ये 2r के बराबर होता है, और इसको हम बोलते हैं व्यास। हिंदी में व्यास, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम डायमीटर, राइट। ये क्लियर सभी को? बाकी आप लोगों को ये चीज पता होगा कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, जिसको आप परिमाप बोलते हो, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इसमें एक्चुअली में इसको परिमाप के नाम से नहीं जानते होगे आप, क्योंकि सर्कल है, गोल है, जिसको हम परिधि के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका नाम परिमाप में पेरीमीटर नहीं बोलते, इसको इसको बोलते हैं परिधि, बिकॉज इट्स ए सर्कल, तो वी कॉल इट परिधि, सर्कमफ्रेंस। ऑल्दो ये चीज वही है, जैसे आप परिमाप पढ़ते हो, जैसे आप पेरीमीटर पढ़ते हो, तो दैट सिंपल दैट कि ये सर्कमफ्रेंस आपका परिधि कहलाता है। और ये हम लिखते हैं कि ये 2πr के बराबर है। देन आपका एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, अगर आप उसको लिखने में इंटरेस्टेड हैं, तो एरिया किसके बराबर होगा?
आपका इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, एनीवे ये तो मेंसुरेशन में एरिया का ज्यादा इस्तेमाल होता है। सर्कल में और भी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो हमें समझनी चाहिए कि किसी भी वृत्त में अगर मैं सर्कल के दो बिंदुओं को ले लूं और उन दो बिंदुओं को लेके मैं उनको ज्वाइन करने वाला एक लाइन बना दूं, ये कोई भी दो बिंदु ले लो आप, तो ये दो बिंदुओं को अगर आपने ज्वाइन करके एक रेखा खींची तो इसको हम क्या बोलते हैं पता है आपको? ये कहलाती है कॉर्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं जीवा। अब मेरा एक दूसरा सवाल है कि डायामीटर कॉर्ड है या नहीं है, ये बताओ। क्या डायामीटर कॉर्ड है? उसका नाम तो डायामीटर है, क्या वो कॉर्ड है? यस। तो डायामीटर भी कॉर्ड ही है, बट उसका एक अलग से नाम क्यों है? क्योंकि देखो देयर आर मेनी कॉर्ड्स, बट जो कॉर्ड सेंटर से पास होगी वो स्पेशल कॉर्ड है। तो ये बेसिकली अगर देखो ध्यान से, अगर आप जितने भी कॉर्ड बनाओगे, जितने भी आप जीवाएं यहां पर बनाओ, ड्रॉ करो, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा कि जो जीवा सेंटर से पास होगी उसमें इधर और उधर के पॉइंट में सबसे बड़ा गैप है। इसको हम बोलते हैं कि ये कॉर्ड आपकी लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, सबसे बड़ी जीवा है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड अगर शब्द कहीं भी मिले तो इसका मतलब है डायमीटर, इसका मतलब है व्यास। किसी भी सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है। तो डायमीटर एक कॉर्ड है और ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ये बात का ध्यान रखना, इसका बहुत फायदा मिलता है सवाल करने में। विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज बहुत गौर से देखना कि अगर मैं मान लिया एक ऐसी जीवा बनाऊं, एक ऐसी जीवा बनाऊं मैं जो जीवा की लंबाई रेडियस के ही बराबर हो, राइट? जैसे मैंने कहा कि जीवा मैंने बनाई जिसकी लंबाई रेडियस के ही बराबर है, तो ये सेंटर पे कौन सा कोण बनाएगी? 60 डिग्री, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो ये तो 60-60 डिग्री बना, यहां 60 डिग्री का कोण बन गया। तो ये बात भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, अगर ये कॉर्ड मान लेते हैं कि राइट एंगल मतलब ये इक्वल टू रेडियस ना भी हो, तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा उस केस में? उस केस में आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। जैसे यहां सेंटर पे हम मान लेते हैं कि ये इक्वल टू रेडियस नहीं है, लेकिन ये और ये तो रेडियस होगा। अगर ये रेडियस और ये रेडियस होगा तो भैया ये आइसोसेलेस बनना तो तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देगा सेंटर पे। इनकी जरूरत पड़ती है जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो। ठीक है, अब आते हैं 10वीं की वो छोटी सी थ्योरम जो आप सभी लोग खूब पढ़ते थे। और वो थ्योरम क्या होती थी कि भाई सेंटर लो और सेंटर से अगर मेरे पास एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड से सेंटर, यहां अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, याद है आपको ये बात कि सेंटर से अगर मैं एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालूं तो बोलते थे कि ये कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, इक्वली डिवाइड कर देता है। ये बात याद है आपको? इसके प्रूफ में जाने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ये सब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि बैठ के प्रूफ करेंगे, इसको नहीं करना है। कहीं भी ले लो कॉर्ड, से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने एक कॉर्ड बनाई और सेंटर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो भैया वो कॉर्ड जो है ना बाइसेक्ट हो जाएगी, राइट? दिस कॉर्ड विल बी बाइसेक्टेड। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? यस। सेकंड, इसी का एक कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो कन्वर्स का मतलब क्या है? कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं एक कॉर्ड लूं और मैं उस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचूं, मैंने एक कॉर्ड लिया और मैंने उसको एक परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचा, तो वो सेंटर से होके गुजरेगी, वो सेंटर से होके गुजरेगी। तो मैंने कहा सेंटर से मिड पॉइंट को ज्वाइन करो कार्ड के, तो वो परपेंडिकुलर होगी, राइट? मैं कह रहा हूं परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करो तो सेंटर से होके गुजरेगी, बात एक ही है, नो डिफरेंस। कोई डिफरेंस है नहीं। एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं यहां दिखाता हूं आपको, और वो कहता है कि भाई एक सर्कल है मेरे पास और मैं कहता हूं मान लिया कि मैंने एक कॉर्ड यहां पर ली और इस कॉर्ड की जो लंबाई है वो x है। कितनी है? x है, राइट? मैंने एक कॉर्ड यहां पर ली और उसकी लंबाई भी x है। दोनों की लंबाइयां हमने कहा बराबर है, x और x है। तो अब यहां पर आपको यह समझना है कि अगर ऐसा है तो ये दोनों कॉर्ड सेंटर से बराबर दूरी पे होंगी, डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। इसको भाषा में ऐसे लिखते हैं कि इक्वल कॉर्ड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। क्यों भैया? वाई? इक्वल कॉर्ड आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्यों? बहुत सिंपल है, इसको समझना। आप क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो बस।
अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो क्या ये त्रिज्या है, रेडियस है? यस। पाइथागोरस तो पढ़े ही हो ना, तो ये डी दूरी अगर निकालने जाओगे तो क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डी स्क्वायर, यहां भी आर स्क्वायर माइनस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, बराबर ही आएगा ना डिस्टेंस, एंड देयरफॉर इक्वल कॉर्ड आर एट इक्वल डिस्टेंस। नॉट डिफिकल्ट ना, कितना आसान है, ये जानना कौन सा बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये कहता है कि अगर मैं एक कॉर्ड ले लूं ऐसे, ठीक, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस प्रॉपर्टी हमें थोड़ा सेगमेंट, सेक्टर, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। माइनर आर्क, मेजर आर्क क्या होता है समझते हैं। तो लेटर से मैंने आपसे ये बोला कि यार मैंने 2 पॉइंट ले लिए सर्कल पर, राइट, ऐसे 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगी, कॉर्ड बन जाएगी। अगर मैं ए बी को ऐसे लिखता हूं तब तो ये कॉर्ड है, लेकिन अगर मैं ए बी को ऐसे लिखता हूं तो ये आर्क है, यानी ए और बी के बीच का कर्व पोर्शन इज आर्क, इसको हम पढ़ेंगे आर्क ए बी। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर आर्क ए बी, जो कि आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं, मसाला चाप है, चाप बोलते हैं जो, सोया चाप, हाँ सोया चाप। तो जो चाप बोलते हैं इसको, चाप किधर से है, कंफ्यूजन है ना भाई। मैं अगर आपसे बोलूं ए बी जीवा, मैं आपसे बोलूं ए बी कॉर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ए बी कार्ड ए और बी की भी सीधी लाइन है, वो ए बी लाइन सेगमेंट ही कॉर्ड है। लेकिन ए बी चाप तो 2 है ना यार, एक चाप क्या है, ये है, देखो ये इधर से आ जाओ घूम के सर्कल में, और एक चाप ये है, इधर से घूम के आ जाओ। तो आपको पता लग गया कि अगर कोई आपसे बोल दे ए बी आर्क तो तुम कंफ्यूज होगे कि नहीं होगे, कौन सा वाला, कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए, 2। इसलिए जो आर्क है ना, ये 2 आर्क होती हैं। तो आर्क की 2 चीजें आपको जानने की जरूरत है कि आर्क आपकी होगी मेजर आर्क और एक होगी माइनर आर्क। ये बताने की जरूरत नहीं कौन मेजर कौन माइनर, जो बड़ा वो मेजर और जो छोटा चाप है वो माइनर, राइट, ये बताने की जरूरत नहीं। तो ये जो दिशा है, ये क्या है, ये इस तरह से आओ तो ये मेजर आर्क हो गई, और अगर मैं इस तरह से आऊं ये वाली तो ये माइनर आर्क हो गई मेरी, ठीक है, मेजर और माइनर, छोटा चाप बड़ा चाप, ठीक है, मेजर माइनर, ये तो हो गया आर्क, ठीक है, समझ में आया, मेजर आर्क माइनर आर्क। देन हमें सेगमेंट भी समझना पड़ेगा यार। सेगमेंट क्या होता है, सर्कल बना दिया, सेम काम करने जा रहे हैं हम, एक ऐसे बना दो, कॉर्ड बना दो ए बी। तो सेगमेंट क्या होता है जरा इसको समझाता हूं मैं तुमको। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ दिस। तो एक आपने जीवा बना दी, तो जीवा यानी कॉर्ड और जो आर्क है उसके बीच का जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड ए सेगमेंट। तो यहां हम बात कर रहे हैं सेगमेंट की, और सेगमेंट की हिंदी क्या होती है, सेगमेंट की हिंदी बताओ यार, हैं? जीवाखंड इज द करेक्ट वर्ड, राइट, जीवाखंड, ठीक है, क्योंकि कॉर्ड और आर्क के बीच का ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो अब सेगमेंट भी 2 होंगे। अगर मैं आपसे बोल भी दूं कि यार मेरे पास एक जीवाखंड है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स आई से कि आपके पास एक जीवाखंड है, तो ये जीवाखंड आप कहोगे कौन सा वाला है यार, छुटका की बड़का, है ना। तो यहां से आपका सेगमेंट भी 2 हो गए, एक हो गया आपका मेजर सेगमेंट और एक हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। सो अगर मैं यहां पर मेजर सेगमेंट बनाने की कोशिश करूं तो मैं क्या बनाऊंगा, देखो, ये तुम्हारा मेजर सेगमेंट बना रहा हूं मैं। अच्छा, ये कुछ त्रिज्या खंड होता है क्या, उसका नाम क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, तो समझ में आ रहा है आपको। ये जो पीला वाला पोर्शन है ना, ये जो मैंने अभी मार्क किया, ये आपका सिंपली मेजर सेगमेंट है, दिस इज मेजर सेगमेंट, है ना, ये पीला वाला पोर्शन है।
और जो मैंने इस कलर से मार्क किया था आपका वो माइनर सेगमेंट था। ऑलराइट, अब इसकी हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ लोग कह रहे हैं वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, थोड़ा हिंदी मेरी कमजोर है यार, ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा क्षमा कर देंगे, हर शब्द का एग्जैक्ट मतलब मैं शायद ना बता पाऊं आपको, ठीक है। सो आपकी मदद लेता हूं मैं फिर आपसे, ठीक है। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट दीज आर मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, ठीक है, कि मेजर सेगमेंट क्या, माइनर सेगमेंट क्या, आप उसको कॉन्सेप्चुअली समझिए भाई, ठीक है, क्लियर। गूगल ट्रांसलेटर भी धोखा दे देगा, उस चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, उटपटांग बातें करता है वो भी कई बार, क्लियर। डोंट रिलाई ऑन गूगल ट्रांसलेटर, कोई टेक्स्ट बुक में अगर हो तो ठीक है, टेक्स्ट बुक देख लो, बट अगर तुम्हें नहीं आता तुम्हें देखना क्यों है फिर, ठीक है, अंग्रेजी में ध्यान रखो, अगर तुम्हें आता हो, नहीं आता तुम्हें क्यों जानना है, तो मतलब तुम इंग्लिश में समझते हो तो इंग्लिश समझो, और आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जानने की जरूरत क्या है। वृत्तखंड होता है, जीवाखंड नहीं सुना तो चेंज कर लो, मैंने क्या बोला, हिंदी की गारंटी नहीं है मेरी, राइट, हटा देता हूं मैं, भर लेना जो भरना है, वृत्तखंड भर लेना, ठीक है, समझे कि नहीं, राइट, आर यू गेटिंग द लॉजिक, व्हाट सेगमेंट इज, वो समझ लो बस, सेगमेंट क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम मूव करेंगे और सेक्टर की बात करेंगे। अभी हमने बात की आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क, देन हमने बात करी सेगमेंट की, जिसको आप लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि जीवाखंड नहीं बोलते हैं, तो मैंने काट दिया हिंदी, भूल जाओ। अब आते हैं सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर क्या होता है, लेट्स थिंक कि त्रिभुज में सेक्टर क्या होता है, त्रिभुज कह रहा हूं, वृत्त में सेक्टर क्या होता है। सेक्टर ये होता है ना, पिज्जा खाया कभी आपने, पिज्जा जो होता है ना ऐसे कई टुकड़ों से बना होता है, ये जो टुकड़ा है ना, ये एक टुकड़ा, यही आपका सेक्टर है। सेक्टर को हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना, दिस इज कॉल्ड एज त्रिज्याखंड, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि भाई अगर लेट्स से त्रिज्याखंड का एंगल मान लिया थीटा है, तो पूरे त्रिभुज का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और वो पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री में डिवाइड होता है, तो इस त्रिज्याखंड का एरिया जो होता है वो थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं कि ये त्रिज्याखंड की ये वाली लेंथ बता दो, जो चाप लंबाई है एल, तो एल की वैल्यू क्या होती है, ये हो जाती है 2 पाई आर, और यहां पर आपका हो जाता है थीटा बटे 360 डिग्री, टोटल 2 पाई आर है, उसको थीटा बटे 360 डिग्री में डिवाइड कर लेते हैं, दैट्स व्हाट दिस इज सेक्टर। तो तीनों को समझना बहुत जरूरी है यार, कई लोग ना इसी में कंफ्यूज आते हैं, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट है ना, कि सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, आर्क क्या है, अगर तुम यही नहीं समझोगे फिर तो मुश्किलें बहुत ज्यादा होंगी तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आते हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे त्रिभुज के, मतलब त्रिभुज बार बार निकल रहा है मुझसे, मतलब आपका सर्कल का, सर्कल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है कि लेट अस से हमने एक कोई कॉर्ड बनाई, ऐसे त्रिज्या बनाई, त्रिज्या कर रहा हूं, जीवा बनाई, कॉर्ड बनाई, अब ये कॉर्ड मान लिया इस सेगमेंट में, मतलब सेगमेंट के जिस साइड हम हैं, ये मेजर सेगमेंट कह रहा हूं, मेजर सेगमेंट में मान लिया इसने बनाया थीटा का कोण, तो अब ना ये मेजर सेगमेंट में तुम कहीं भी इससे कोण बनवा लो, ये थीटा ही बनाएगी, ये बड़ी मजेदार प्रॉपर्टी है। मेजर सेगमेंट में तुम्हारा जो कोण बनेगा ना वो थीटा ही बनने वाला है, एनीवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर मेरे पास कोई कॉर्ड दिया है, वो कॉर्ड मेजर सेगमेंट में अगर एक जगह थीटा बनाएगी तो हर जगह थीटा ही बनाएगी। अच्छा, माइनर सेगमेंट में फिर क्या होगा, माइनर सेगमेंट में भी इसके द्वारा बनाए गए कोण बराबर ही होंगे, बस वो थीटा नहीं होंगे, वो कोण आपके फाई होंगे। और एक और मजेदार चीज है कि ये थीटा प्लस फाई 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां पर मैंने तुम्हें तीन बातें बताई है कि एक कॉर्ड है मेरे पास, वो कॉर्ड आप मेजर सेगमेंट में चले जाओगे हर जगह बराबर कोण बनाएगी, आप माइनर सेगमेंट में चले जाओगे हर जगह बराबर कोण बनाएगी, और वो मेजर और माइनर सेगमेंट के जो कोण है उनका सम 180 होगा। अब आपको मैं एक बहुत स्पेशल चीज दिखाने जा रहा हूं, इसी प्रॉपर्टी से वो भी प्रूफ हो जाएगा आपका। एक सर्कल है मेरे पास,
आप मुझे बताओ कि अगर मैंने कहा कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर के केस में क्या मेजर और माइनर सेगमेंट में कोई फर्क है? एक ही तरह हो जाते हैं। आपने कहा यहां कोड मान लिया थीटा बना रहा है ये, और आपने कहा यहां कोड ये फाई बना रहा है। अब मेरे को समझना है इस बात को। क्या ये थीटा होगा तो यहां ये भी थीटा ही होगा? यस, क्योंकि अब थीटा और फाई अलग हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये लाइन डायमीटर है। अगर ये लाइन मैंने बोल दिया डायमीटर है, तो क्या थीटा और फाई अलग हो पाएंगे अब? नो, दे कैन नॉट बी डिफरेंट, दे हैव टू बी सेम। और ये भी तुम्हें बता चुका हूं कि थीटा प्लस थीटा 180 होता है। मतलब ये थीटा फाई जब अलग अलग था सब 180 था, अभी 180 होगा। थीटा 90 डिग्री होगा। इसको एक अलग नाम से जानते हैं इस प्रॉपर्टी को, और वो प्रॉपर्टी कैसी होती है कि अगर मेरे पास एक डायमीटर हो, ये डायमीटर हो, तो डायमीटर क्या होता है? सरकमफरेंस पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, कहीं भी चले जाओ। अगर मैं व्यास ले लूं, व्यास डायमीटर, सो डायमीटर कहते हैं कि सबटेंड करती है 90 डिग्री सरकमफरेंस पे। ठीक, इट इज ऑलवेज, देखो ये इक्वल तो होंगे वो तो पता ही है, लेकिन अब ये 90 डिग्री होंगे। तो यहां पर आप लिखिए कि डायमीटर व्यास सबटेंड्स 90 डिग्री एट circumference at any point on circumference. More precise, diameter subtends 90 degree at any point on circumference. क्या बात सभी को समझ में आई? यस। एक और प्रॉपर्टी देखिए सर्कल की, मजेदार प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से है कि अगर मेरे पास एक कॉर्ड है, ये लेट से सेंटर है, और ये कॉर्ड सेंटर पे जो कोण बना रही है, अगर इसने इस सेगमेंट में थीटा बनाया तो सेंटर पे एक कोण बनाएगी 2 थीटा। अंडरस्टूड? और देखना, अगर मैं इस सेगमेंट में जाके देखूंगा तो ये वाला कोण होगा 180 माइनस थीटा। तो यहां पर बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा हूं। इसको कैसे डिफाइन करोगे इस प्रॉपर्टी को? आप कहोगे कि अगर मेजर सेगमेंट में थीटा कोण बन रहा है, मेजर सेगमेंट में, तो सेंटर पे उसका डबल एंगल बनता है 2 थीटा। तो जो कॉर्ड मेजर सेगमेंट में एंगल बनाती है उसका डबल सेंटर पे बनाती है, और वो कॉर्ड माइनर सेगमेंट में कितना एंगल बनाएगी? 180 माइनस थीटा, जहां पर थीटा सर्कल के सरकमफरेंस के मेजर सेगमेंट में बना हुआ कोण है। क्या मुझे मेजर सेगमेंट बोलना चाहिए, मेजर आर्क बोलना चाहिए? एक ही बात है, मतलब आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए किस डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल काफी होता है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जिसको भी मैं दिखाऊंगा आपको सर्कल के केस में। क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बट इसको समझाने के पहले मुझे थोड़ा सा आपको टेंजेंट समझाना पड़ेगा। ओके, लेट मी बट शो यू दैट। मतलब टेंजेंट दिखाने के पहले मैं थोड़ा एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूं कि जैसे मान लिया ये मेरे पास एक कॉर्ड है और एक मेरे पास ये कॉर्ड है। दो कॉर्ड देखिए आपने, सर्कल की दो कॉर्ड है। देन हमने कहा कि ये वाली जो कॉर्ड है ये सर्कल पे एक कोण बना रही है, ये वाली कॉर्ड हमारी सर्कल पे दूसरा कोण बना रही है। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स एट सेंटर, राइट? एक और चीज समझना, बेसिकली मैं डायग्राम क्या दिखाना चाहता हूं आपको कि थोड़ा सा इसको रिलेट कर पाओ आप। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज दैट, तो लेट्स से सेंटर पे इसने कोण बनाया अल्फा और इसने कोण बनाया बीटा। जस्ट अंडरस्टैंड, समझना इस बात को बहुत गौर से। ये अगर इसने सेंटर पे एक कॉर्ड ने अल्फा बनाया और इस कॉर्ड ने बीटा बनाया, अब इस कॉर्ड के इस पॉइंट को मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, इस कॉर्ड के इस पॉइंट को मैंने यहां ज्वाइन कर दिया। लेट्स फिगर आउट कि ये वाला एंगल क्या है, जरा देखते हैं इसको कैसे फिगर आउट करेंगे। रटिएगा मत कुछ भी। आप कहोगे सेंटर पे अगर इस कॉर्ड ने अल्फा बनाया तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? अल्फा बाई 2। तो क्या मैं इस कोड को अल्फा बाई 2 लिखूं? यस भाई, इस कॉर्ड ने सेंटर पे अगर अल्फा बनाया और यही कॉर्ड सर्कमफ्रेंस पे यहां कोण बना रही है अल्फा बाई 2। सिमिलरली ये कॉर्ड सेंटर पे बीटा बना रही है और यहां कितना बना रही है? बीटा बाई 2। यस और नो? अब ये वाला कोण कैसे निकलेगा? आप कहोगे ये वाला कोण अभी छोड़ो, अभी मेरे को ये वाला कोण बना दो। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं ए बी
इसको मैं लिख रहा हूं सी डी, इसको लिखते हैं ओ, इस पॉइंट को लिखते हैं पी। एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है, इस पॉइंट को बोलो पी जहां पर इसका इंटरसेक्शन हुआ, कि एंगल ए पी बी क्या है। क्लियर हो गया ना, ये अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है। यस और नो? यस, दिस एंगल इज अल्फा प्लस बीटा बाई 2। कोई कंफ्यूजन है आपको? बिल्कुल भी नहीं, दैट्स हाउ इट इज, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसको रटिएगा मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे हुआ ये। सेंटर पे अल्फा तो बाहर अल्फा बाई 2, सेंटर पे बीटा तो बाहर बीटा बाई 2, और वो जो एपीबी हमसे पूछा जा रहा है, एपीबी की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस बीटा बाई 2। क्या इस्तेमाल हुआ है? वही, इस सेंटर पे जितना कोण बनेगा उसका आधा कोण सर्कमफ्रेंस पे बनेगा, या कह लें सर्कमफ्रेंस पे जितना कोण बनेगा उसका डबल सेंटर पे बनेगा, उसी का इस्तेमाल हुआ है, और कुछ भी हमने नया इस्तेमाल नहीं किया। ऑलराइट, अब आते हैं आगे की प्रॉपर्टीज का, बट उसके पहले आपको एक शब्द जानना पड़ेगा, शायद आप जानते होगे और मे बी नहीं भी जानते हो। उस शब्द का नाम है टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श रेखा। क्या होती है स्पर्श रेखा, इसको समझिएगा। मान लिया एक सर्कल है मेरे पास, और मैंने इस सर्कल में एक लाइन ऐसे खींची, देखो इस लाइन को, ये लाइन क्या सर्कल को दो बिंदुओं पे काट रही है? यस। मैं इस लाइन को अब थोड़ा सा चलाने जा रहा हूं, लाइन को चलाना है मुझे, सिलेक्ट हो जा लाइन। यस, सिलेक्ट हो गया ना? अच्छा देखो, ये लाइन अभी काट रही है क्या? नहीं, अभी काट रही है, 2 पॉइंट पर काट रही है, काट रही है, काट रही है, काट रही है, काट रही है। डायमीटर तक जब मैं यहां से डायमीटर की तरफ जा रहा हूं, तो क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है? यस। क्या आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कम होती जा रही है? यस। क्या बहुत कम होती जा रही है? यस। क्या अब ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर आ गए? यस। तो ये स्पर्श रेखा कहलाती है। फिर से दिखाऊं, देखो दो बिंदु पास आते जा रहे हैं, पास आते आ रहे हैं, पास आते आ रहे हैं, जहां दो बिंदुओं पर काट रही हो पास आते आ रहे हैं, पास आते आ रहे हैं, पास आते आ रहे हैं। यहां देखो बिल्कुल अब तो काट ही नहीं रही है, बट एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वो दोनों बिंदु एक ही जगह आ गए, एक तरह से वो पॉइंट बिल्कुल टच पॉइंट हो गया, स्पर्श रेखा हो गई। सो दिस इज जस्ट वन पॉइंट, जहां पर ये इसको टच करके निकल गई, उसको हम बोलते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श करते हुई चली गई, इट्स कॉल्ड एज स्पर्श रेखा। समझ में आई बात? हाँ जी, क्लियर है? यस। नाउ लेट अस सी कि क्या क्या चीजें हैं जो हमें इससे पता चलती हैं। ऑलराइट, एक तो पहले आपको यह समझना है कि जब भी आप किसी भी त्रिभुज का सेंटर लोगे, यानी केंद्र लोगे, और इसको यहां से ज्वाइन करोगे जहां पर स्पर्श हो रहा है, तो ये 90 डिग्री का कोण होगा। इसका रीजन क्या है? बिकॉज ये लाइन, इस पॉइंट को देखो, इधर और इधर सिमेट्री है, तो दोनों कोण अलग अलग नहीं हो सकते, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो एंगल तो 180 बनेगा, तो ये 90 डिग्री होता है। तो अब ध्यान रखो कि जो स्पर्श बिंदु होता है, इसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट और सेंटर को जब मिलाते हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक पॉइंट और, मेरे पास एक सर्कल है, और इस सर्कल पे मैंने क्या किया, एक बाहर एक बिंदु लिया P, और इस बिंदु से मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची। दो ही खींच सकते हो, एक बाहर के बिंदु से सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल दो, दो से ज्यादा नहीं। और ये दोनों, बिकॉज सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, दे विल बी इक्वल। तो इसको मैं बोलूंगा P, इसको बोलूंगा A, इसको बोलूंगा B। तो मैं कहूंगा आपका जो PA होगा और जो आपका PB होगा, ये बराबर लंबाइयों में होती है। इसको इस भाषा में बोल सकते हो कि किसी भी सर्कल में दो स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाइयों की होती हैं। किसी भी सर्कल में एक ही बिंदु से डाली गई दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यहां से मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रूफ देने जा रहा हूं आपको, बस इस डायग्राम को थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा, और वो प्रूफ मैंने रोक रखा था कि जब मैं पढ़ाऊंगा तुमको सर्कल, तब दूंगा मैं प्रूफ। तो लेट मी शो यू व्हाट इज दैट प्रूफ। जैसे मैंने कहा ये मेरा पॉइंट है, एंड आई ड्रॉ लाइक दिस, आई ड्रॉ लाइक दिस, एंड आई ड्रॉ लाइक दिस। क्या आपको अब ये सर्कल, अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं, लेट्स से एक एक्स सर्कल की तरह दिख रहा है? यस। अगर मैं इसको भी ज्वाइन कर दूं तो लुकिंग लाइक एक्स सर्कल। अब देखो एक मजेदार बात, अभी मैंने बताया कि किसी भी बिंदु से सर्कल पर जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। तो मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे और आपको जवाब देना है। मान लेते हैं सर्कल में ऐसा है कि ये भुजा A है, ये भुजा B है, और ये भुजा C है। इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल की भुजाएं, फिर मैं कहूंगा BP की लंबाई अगर x है
तो क्या इस पॉइंट को मैं अगर बोल दूं लेट्स से डी, तो बी डी भी एक्स होगा, क्योंकि बी बिंदु से ये दोनों स्पर्श रेखाएं। ऐसे ही सी पॉइंट से डी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा जिसकी लेंथ वाई है, और सी पॉइंट से क्यू की जो लेंथ होगी ये भी वाई होगी, क्योंकि सी बिंदु से दो स्पर्श रेखा है। क्या आपको यहां से दिख रहा है कि एक्स प्लस वाई क्या है, ए के बराबर है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं हैं, एपी और ए क्यू, ये भी बराबर लेंथ की है? यस। तो क्या आप मुझसे अब ये बोलोगे कि सी प्लस एक्स बी प्लस वाई के बराबर है? ये भी बोलेंगे हम लोग, यहां भी कोई शंका नहीं है। ठीक है, अब मैं कुछ पूछने जा रहा हूं, उसका मुझे थोड़ा सा जवाब देना आप लोग। ठीक है, ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई आ गई, और इस तरह से हमने मान लिखा। नाउ आई वांट टू आस्क ए क्वेश्चन कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मान लिया मुझे लिखनी हो यहां पर, कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, देन व्हाट आई शुड राइट? थिंक अबाउट इट। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर होगी इस गिवन केस में? तो आप ये कहोगे कि भाई ए की वैल्यू को मैं एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर सकता हूं, कर दो। ए की वैल्यू को आप एक्स प्लस वाई से जैसे रिप्लेस करोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा। और एक बात बताओ मुझे, क्या बी प्लस वाई और एक्स प्लस सी बराबर है या नहीं है? यस। किसके बराबर है? एपी कह लो या एपी कह लो। क्या ये वैल्यू आपकी 2AP के बराबर है? yes. तो ए प्लस बी प्लस सी क्या आपका 2AP के बराबर हुआ? तो क्या एपी की लंबाई आपकी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर हुई, इसको एस बोल सकते हैं? ये लिख लेना, इस पे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। दिस वाज ए क्वेश्चन आस्क्ड, आपको एपी की लंबाई दी गई थी सवाल में, ये दिया हुआ था, और ऐसे डायग्राम बना दिया उन्होंने, और उन्होंने पूछा कि ये जो एबीसी त्रिभुज है ना, इसका सेमी पेरीमीटर बताओ कितना होगा। एपी की लंबाई दी हुई, तो अंटिल यू नो दिस यू कैन नॉट सॉल्व इट। नाउ यू नो कि भैया एपी क्या है, सेमी पेरीमीटर है इस ट्रायंगल का, 2AP पेरीमीटर है, ध्यान रहेगा। तो ये त्रिभुज प्लस सर्कल का इस्तेमाल करके ये सिद्ध हो पाया अभी। ठीक है, ठीक। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, दोनों इक्वल है, ये करेक्ट 2AQ भी होगा, एक ही बात है यार, वो तो एपी AQ आपस में बराबर ही है, तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। नाउ लेट्स सी, अब यहां से कौन कौन सी प्रॉपर्टी बनने वाली है यार, मजेदार। सर्कल बनाया, यहाँ एक पॉइंट लो, इसको ऐसे खींच दो, यहाँ सर्कल लो, एक पॉइंट लो, ऐसे खींच दो। अब जरा गौर से देखना, मान लिया मैंने आपसे कहा कि मेरा ये वाला जो एंगल है वो थीटा है, अब इसके आगे की कहानी बताओ। तो देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज है, ये सेंटर है, इसको मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, यू नो व्हाट, ये 90 है, ये 90 है, 90 90 180 हुआ, एक तरह से चतुर्भुज दिख रहा है आपको। ये पॉइंट अगर मैं बोलूं P है, ये A है, ये B है, ये O होगा या नहीं होगा? यस। तो अगर ये O होगा, एक चतुर्भुज के चारों कोणों का सम क्या होता है? 360 होता है। ये दोनों 180 बन चुके हैं। अगर ये दोनों 180 बन चुके हैं तो मुझे बताओ ये वाला कोण कितना होगा? ये 180 माइनस थीटा होगा। ये लिखना तुम्हें तुरंत आना चाहिए, 180 माइनस थीटा हो गया। एक और मजेदार बात देखना कि अगर ये 180 माइनस थीटा हो गया और मैं आपसे पूछ बैठू कि बताओ ये वाला कोण कितना है, हाउ मच इज दिस, तो ये कोण होगा आपका 90 माइनस थीटा बाई 2, क्योंकि ये कोण कहां बन रहा है? सरकमफेरेंस पे बन रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं? तो अस्पर्श बिंदुओं को अगर मैं सरकमफेरेंस से ज्वाइन करूं तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2 बनेगा। यस और नो? क्लियर? एक और चीज देखना जो अक्सर ये टेस्ट करते हैं एग्जाम में, इज दैट व्हाट अबाउट दिस एंगल। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, अलग से बना देता हूं मैं, बिकॉज अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे तो लेट अस से मैंने कहा कि मेरे पास अंकित थोड़ा शांत बैठो, ट्रायंगल अलग टॉपिक था, ये अलग टॉपिक, अभी मुझे इसके क्वेश्चन कराने हैं, तो शुरुआत करने के लिए जो चाहिए वो बता दिया आपको। ठीक है, चुपचाप बैठो क्लास में, फिर से डांट खाओगे अभी। ऑलराइट, ध्यान से देखना आप। मैंने कहा ये थीटा है, मुझे ये बताओ कितना है। आपको पता है ये 180 माइनस थीटा है, और ये रेडियस और रेडियस से क्या बनेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 180 माइनस थीटा है, तो इन दोनों का सम क्या बनेगा? थीटा। तो ये वैल्यू कितनी होगी? थीटा बाई 2।
अब बताइए, इनको जानने का फायदा ये हो जाता है बेटा कि एग्जाम में अगर आया ये सवाल तो आप थोड़ा जल्दी रिएक्ट कर पाओगे इन प्रश्नों पे। दिस इज व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि अगर ये सब पहले से एक बार देखा हुआ है आपको तो आसानी से आप इन चीजों पे जैसे सवाल बनेगा बना लोगे। जैसे एक चीज देखो, अभी यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि अच्छा एक चीज और बताओ कि अगर मैं सेंटर से, ध्यान से देखना, अगर मैं सेंटर को इस पी पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो क्या आपको दिख रहा है कि ये एंगल इक्वली बाइसेक्ट होगा? यस, सिमेट्री है भैया, अलग अलग होने का तो चांस ही नहीं है। दे हैव टू बी इक्वल, थीटा एंड थीटा। तो ये भी ध्यान रखना कि जब भी कभी बाहर एक बिंदु पी है और उससे दो टेंजेंट स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और फिर आप सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो, अगर आप सेंटर से ज्वाइन करोगे तो दो इक्वल एंगल थीटा और थीटा में विभाजित हो जाएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई? यस। अब मैं एक प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं जो बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है और लेस ऑब्वियस होती है, लोग एग्जाम में अक्सर गलती करते हैं उसमें। उसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। क्या नाम है देखना, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसकी हिंदी नहीं बताऊंगा मैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम इसको बोलते हैं। इसको बस इसका भाव समझना क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या प्रॉपर्टी होती है कि भाई देखो, ये मेरे पास एक सर्कल है, मैं कहूंगा इस सर्कल में पहले तो कि मेरे पास मान लिया ये एक जीवा है यानी कॉर्ड है। अब इस कॉर्ड पे ये जिस पॉइंट पर लेट्स से सर्कल को छू रही है कॉर्ड, मैं उसी पॉइंट पे एक टेंजेंट डाल दूंगा। टेंजेंट कहां डाल रहा हूं ध्यान से देखना, जिस पॉइंट पे ये जीवा मिल रही थी उसी पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट डाल दिया। अब इस टेंजेंट और जीवा के बीच का एक कोण मान लिया थीटा है। ये कोण किस सेगमेंट में बन रहा है? देखो इस सेगमेंट में बन रहा है, माइनर सेगमेंट में बना है कोण, इसलिए इसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट। तो ये क्या कह रहा है कि अब जिस सेगमेंट में ये कोण थीटा बना, तुम अल्टरनेट सेगमेंट में चले जाओ, मतलब इधर चले जाओ और उसमें कहीं भी कोण बना लो, जहां तुम्हारा मन करे कोण बना लो। ये कॉर्ड जो है थीटा कोण ही बनाएगी हर जगह। प्रेटी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो कह रहा है कि एक जीवा, एक कॉर्ड और एक टेंजेंट के बीच में जो कोण बनता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, उस पे अगर थीटा का कोण है तो जिस सेगमेंट में थीटा कोण बना है उसके अल्टरनेट सेगमेंट में थीटा ही कोण बनाएगी ये कॉर्ड हर जगह। तो आप कहोगे सर क्या जरूरी है कि मैं अल्टरनेट सेगमेंट की बात करूं? क्या मतलब इसी दिशा में लेना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, आप शुरुआत भी मेजर सेगमेंट से कर सकते हो। देखो ध्यान से, मैं शुरुआत मेजर सेगमेंट भी कर सकता हूं। जैसे ये मेरे पास लेट से सर्कल है और मैंने कहा कि मैं लेटर से यहां पर ये बनाऊंगा, ठीक, ये जीवा है मेरी, और मैंने कहा ये मैंने पॉइंट ऑफ टेंजेंट पे ये बना दिया। अब आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे मान लिया कि मैं तो ये वाला एंगल देखूंगा, जाओ क्या कर लोगे सर, ये कोण फाई है। अब देखना ध्यान से, ये कोण मेजर सेगमेंट में बना, इस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में मेजर सेगमेंट में अगर फाई कोण बना तो मेजर सेगमेंट का अल्टरनेट सेगमेंट क्या होगा? माइनर सेगमेंट। तो ये कॉर्ड माइनर सेगमेंट में तुम कहीं भी चले जाओ ये कोण फाई ही बनेगी, इसलिए इसका नाम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बस जिस सेगमेंट में आप कॉर्ड और टेंजेंट का कोण ले रहे हो उसके अल्टरनेट सेगमेंट में इतना ही कोण बनेगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो कि ठीक है अल्टरनेट सेगमेंट में इतना कोण बनेगा तो सेम सेगमेंट में कितना कोण बनेगा, वो 180 माइनस थीटा हो गया। अगर इस सवाल में आप इंटरेस्टेड हो कि भाई ये कॉर्ड इस सेम सेगमेंट में कितना कोण बनाएगी, तो ये चीज तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये तो 180 माइनस थीटा होगा। अगर यहाँ थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ अगर फाई है और इधर खोजोगे तो 180 माइनस फाई हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मतलब इट्स अ सुपर अमेजिंग थ्योरम, सुपर अमेजिंग थ्योरम। ध्यान रखोगे कि नहीं? यस। चलो एक और प्रॉपर्टी है, जरा देख लो। अगर मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल की आपने दो कॉर्ड खींची इस तरीके से और ये पी पॉइंट पर इन्होंने लेट्स से जो इंटरसेक्शन है वो पी पॉइंट पर है, एक कॉर्ड है आपकी ए बी और एक कॉर्ड है आपकी सी डी। तो प्रॉपर्टी है कि पी ए इंटू पी बी की जो वैल्यू होगी ये पी सी इंटू पी डी के बराबर होगी। इस प्रॉपर्टी को आपको कैसे ध्यान रखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पॉइंट मिलेगा, वहां से सर्कल पे जहां ये छू रही है वहां तक जाओ पी ए, फिर दूसरे पॉइंट पे जाओ पी बी, बराबर पी सी इंटू पी डी। अब ये प्रॉपर्टी सिर्फ अंदर वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाहर हो, जैसे मैंने कहा कि ऐसा है भाई हमेशा अंदर इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन बाहर भी हो सकता है, तो अगर बाहर भी है तो भी घबराना नहीं है, आपको इस पॉइंट से चलना है और इस पॉइंट से सर्कल पर जहां दो पॉइंट पर ये कट हो रहा है, पहले पॉइंट की दूरी पी ए, दूसरे पॉइंट की दूरी पी बी, तीसरे ये पी सी और पी डी।
तो दोनों के एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर एग्जैक्ट सेम एक्सप्रेशंस। इनको आपको क्या करना है, ख्याल रखना है, एक्सप्रेशन दोनों के सेम है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है। कमिंग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, एक और प्रॉपर्टी। आपने कहा पॉइंट पी तो देखो मैं बाहर लूंगा, मैं एक टेंजेंट खींचूंगा और एक ऐसे खींचूंगा, लो अब बताओ क्या होगा। तो यहां क्या हुआ, सी और डी पॉइंट एक ही जगह आ गए, लेट्स से इसको टी बोल देते हैं। तो जो पीसी इंटू पीडी होता था, अब दोनों पीटी इंटू पीटी हो जाएंगे। तो यहां पर ये वैल्यू ऐसी बन जाती है कि पी ए इंटू पीबी बराबर पीटी स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, पी ए इंटू पीबी आपका पीटी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। ठीक है, क्लियर, होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। कमिंग नेक्स्ट, एक और चीज देख लो यार, जब सब देख ही रहो तो चीज और दिखा देते हैं आपको जो कि मजेदार है काफी। थ्योरी पढ़ोगे आज, थ्योरी पढ़ाते हैं, सवाल कल करते हैं। ठीक है, देखो अगर एक सर्कल में लेता हूं और इस सर्कल के अंदर मैं सर्कल पे 4 पॉइंट ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मान लिया इस तरीके से, और उन चारों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूं। मैं सर्कल के ऊपर 4 पॉइंट ले लेता हूं और इन चारों पॉइंट को मान लिया मैंने ज्वाइन कर दिया। सर्कल के अंदर 4 पॉइंट ले, 4 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो जाहिर सी बात है एक चतुर्भुज बना, और इस चतुर्भुज को हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने चतुर्भुज पढ़ा नहीं है, बट सर्कल के अंदर वाला चतुर्भुज अभी देख लो, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोला मैंने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। अब ये चक्रीय चतुर्भुज है, इसकी कुछ खास बात होती है, और वो खास बात ये होती है कि अगर मैं यहां ए बी सी डी लिखूं, तो जो एंगल ए प्लस एंगल सी जो होता है ये 180 डिग्री होता है, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी जो होता है आपका, ये भी 180 डिग्री ही होता है, राइट। चक्रीय चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, इसको हम अभी नहीं बताएंगे, राइट, क्लियर है कि नहीं। We will not tell it right now because that is not required. You need to just understand कि आमने सामने के कोणों का जो योगफल है सम 180 होगा, क्योंकि जब सवाल हम करेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो इस प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के भी 2 प्रॉपर्टीज और हैं, वो अभी नहीं पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे चतुर्भुज के साथ। जब हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे तो उनके साथ पढ़ लेंगे, या बीच में सवाल आएगा तो भी मैं बता दूंगा आपको। अभी एंगल पर्सपेक्टिव से जब हम सवाल सॉल्व करने जाएंगे तो हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कमफरेंस पे होते हैं और आमने सामने के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है जिसको हमें जानना है, उसका नाम होता है कॉमन टैंजेंट। इस शब्द को बहुत ध्यान से देना। कॉमन जानते हो क्या होता है, क्रिकेट में देखा होगा आपने, खिलाड़ी जो बैटिंग भी करता है बॉलिंग भी करता है, दोनों टीम में खेल लेता है ना, इसको बोलते हैं कॉमन टैंजेंट। कॉमन है वो, दोनों टीम में खेलता है, कॉमन है, दोनों जगह है। तो टैंजेंट तो भाई एक सर्कल पर है, जब कॉमन टैंजेंट की बात करेंगे तो मींस कॉमन टैंजेंट, एक टैंजेंट जो 2 सर्कलों पे चली जाए वो कॉमन टैंजेंट होता है, राइट। अरे मैंने ये नहीं बोला था ऑलराउंडर बैटिंग, मतलब मैंने ये बोला था सिंपली कि मेरे कहने का मतलब था कि जैसे मान लिया बैटिंग वाली टीम बैटिंग कर रही है तो वही खिलाड़ी बॉलिंग करके आउट करके बैटिंग भी कर सकता है, ठीक है। कॉमन टेंजेंट, लेट अस सी व्हाट इज द कॉमन टेंजेंट। तो इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ ए लाइन व्हिच टचेस बोथ द सर्कल्स। देखो ऑल्दो इतना आसान नहीं है, मतलब थोड़ा सटीक बिठाना पड़ेगा उसको, बट यस यू कैन। 2 सर्कल है मेरे पास, सिलेक्ट हो जाओ यार, थोड़ा सा नीचे सरका देंगे उसको बस। देखो ये कॉमन टेंजेंट हो गई, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो वी कॉल दिस कॉमन टेंजेंट। क्या और भी कॉमन टेंजेंट संभव है, बिल्कुल है। जैसे आप जरा इधर से चलो, यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो आप, ये देखो ये भी एक कॉमन टेंजेंट है। ये जो बिल्कुल सीधी सीधी खींच दी कॉमन टेंजेंट, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये जो ऐसे आड़ा टेढ़ा खींचा है मैंने, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इनका नाम बदल देता हूं आज से, इंग्लिश में बोलूंगा डीसीटी और टीसीटी, यही बोलेंगे इनको, इतना बड़ा नाम कौन लेगा इनका। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट,
कॉमन टेंजेंट फलाना फलाना, नो नो नो, सो लाइक डीसीटी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, टीसीटी इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया? अब एक सवाल आता है कि भाई नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे, बहुत गौर से देखना। हमने कहा एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब टच नहीं करने की सिचुएशन दो हो सकती है, एक ये कि बाहर बाहर है, और एक होता है एक दूसरे के अंदर हो जाए, राइट? पहला ये सिचुएशन देखो, सर्कल आर नॉट टचिंग ईच अदर। तो सर्कल अगर एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो बताओ कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, सोचिए जरा। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स? 4 होंगे। 2 डीसीटी 2 टीसीटी, सेलेक्ट हो जाओ यार प्लीज। हो गया, डुप्लीकेट बनाते हैं, घूमेगा। देखो जरा, पका रहा है, सिलेक्ट नहीं हो रहा है, भाग गया यहाँ भाई। अरे रुक रुक रुक, सारी मेहनत खराब, नया खींचते हैं यार, छोड़, इनको मनाने के चक्कर में बहुत समय लग जाएगा। अब बहुत सही हिसाब किताब लगा खींचना पड़ेगा, तब जाके बनता है ये डायरेक्ट। हाँ अब ठीक है, ये हो गए तुम्हारे 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना दें। देखो ओके 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 ओके, लेट्स सेलेक्ट दिस। चित्र तो तुम लोगों को दिख गया होगा, खैर मेंटली तो दिख ही गया होगा कि कैसे बनना है। इसे सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ रही है मुझे। 4 दिख रहे हैं ना? अभी मैं देखो, अभी ऐसे करूंगा ही नहीं मैं, ये खेल बड़ा मुश्किल है। हम ना ऐसा करते हैं, स्किल से बनाने के चक्कर में सारी प्रॉब्लम आ रही है। अभी देखो क्या करते हैं, अभी ऐसे बनाएंगे, छोटा सा टेढ़ा होके, अभी देखो खींचते हैं। चल, लाइन को अपनी मर्जी से जैसा बनाना है बना लो, टेढ़ा मेढ़ा कर लो। समझ में आया कि ये 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, यस। और 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट दिखा रहा हूं, देखो तुमको यहां से चलेगी ऐसे, ये लाइन ही है, नहीं दिख रही तो भी मान लो, ठीक है, लो, ठीक है। तो यहां आपको दिखी डीसीटी कितनी है, 2, टीसीटी कितनी है, 2, टोटल कितने हैं, 4। खत्म, क्लियर हुआ? क्या बनाया हमने? 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं और दूर दूर हैं एक दूसरे से, बाहर है, ठीक है। फिर हम कहेंगे 2 सर्कल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहां पर मान लिया टचिंग सर्कल्स हो गई है ऐसे, और ये एक्सटर्नल टचिंग है, ये एक्सटर्नल टचिंग सर्कल्स। तो अगर सर्कल एक्सटर्नली टच कर जाएं तो क्या बोलेंगे बताओ? एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसी हो गई, यहां एक, यहां हो गई ऐसे, और एक ऐसे हो गई, ठीक है। तो यहां टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 3 दिख रहा है आपको, 2 डीसीटी 1 टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, बट उनका टचिंग पॉइंट है। टोटल कॉमन टेंजेंट बिकम्स इक्वल टू 3। अब आते हैं और हम कहेंगे कि भैया 2 सर्कल्स हैं जो कटिंग सर्कल्स, ऐसे एक दूसरे को काट रहे हैं। तो काट रहे हैं तो यहां तो भैया 2 ही बनेगा, ठीक है, 2 ही बनेगा कि 2 से ज्यादा बन जाएगा? 2 ही बनेगा, लो। सो देयर आर 2 कॉमन टेंजेंट्स। आपसे एग्जाम में अगर सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा टोटल कितने कॉमन टेंजेंट है, 2 कॉमन टेंजेंट होंगे। फिर आप कहोगे कि देखो ऐसा भी सर्कल बना सकते हैं हम लोग कि ये हो, एक ऐसा हो, ये दोनों टचिंग सर्कल हो गए। इस केस में क्या होगा? टचिंग इंटरनली, तो अगर इंटरनली टच करेंगे तो कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक है, तो यहां 1 कॉमन टेंजेंट, ठीक है। एक केस और बचा, ये क्या है? टचिंग इंटरनली। ये क्या है? इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स टचिंग इंटरनली, टचिंग एक्सटर्नली, अवे फ्रॉम ईच अदर, नॉन टचिंग, सेपरेट। इसको आप डीसीटी और टीसीटी के चक्कर में ना पड़ो, तीनों डीसीटी नहीं है पहली बात। टोटल कॉमन टेंजेंट को जानो, उसमें डीसीटी और टीसीटी की टर्मिनोलॉजी में ना घुसो आप उसमें, ठीक है। आपको बस टोटल कॉमन टेंजेंट जानने हैं। आपसे जब भी सवाल पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि टोटल कितने कॉमन टेंजेंट्स हैं, 4, 3, 2, 1, बस इतना ही ध्यान रखो, राइट। अब एक केस और है जिसका आंसर है 0, कि भैया एक सर्कल है,
और उसके भीतर एक सर्कल है, नॉन टचिंग है बट एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, यहां पर कॉमन टेंजेंट नहीं बनेंगे, जीरो कॉमन टेंजेंट, जीरो कॉमन टेंजेंट, राइट। बट इस केस में एक दूसरा सवाल बनता है, वो कैसा बनता है वो बता देता हूं। इस केस में एक सवाल ऐसा बन जाता है कि आपसे कहेगा कि देखो दो सर्कल्स हैं ऐसे, आपको पता है यहां कॉमन टेंजेंट नहीं बनेगा, बट सवाल ऐसा ही बनाएंगे इसमें, ये कहेंगे देखो इस अंदर वाले सर्कल पर जो टेंजेंट है ना वो बाहर वाले सर्कल का कॉर्ड है, अंदर वाले सर्कल का टेंजेंट है, तो ये कॉर्ड इस पे टेंजेंट है। अब देखो मजेदार इसमें सवाल क्या बनता है, इसमें सवाल ऐसा बनता है कि आपको इसका रेडियस पता हो जाएगा, इसका रेडियस पता हो जाएगा, और आपसे पूछता यह है कि मुझे इस, एक्चुअली मेंसुरेशन का सवाल है कि ये जो जोन है ना नीला वाला, इसका एरिया बता दो कितना होगा। हाउ दिस क्वेश्चन इज डन, आपको निकालना है पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और लेटर से मैं ये बोल देता हूं कि इसकी जो लंबाई है ये डी के बराबर है, ठीक। तो आप बताओ ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा ना, या आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्या बनेगा आपका, डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4 इसका एरिया बन जाता है, ये आंसर है। तो अगर आपको कॉर्ड लेंथ दे दी जाएगी, आपको कॉर्ड लेंथ दे देगा इस सवाल में, कॉर्ड लेंथ दे देगा डी, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 आपका आंसर हो जाता है, बिकॉज आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है दैट बिकम्स इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो डी स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आपको पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर निकाल, तो ये इस केस में ऐसा सवाल बन जाता है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, तो आज की यात्रा ही समाप्त करते हैं, कल ध्यान रखना 12:30 आना है आपको, 12:30 PM, और 12:30 PM से आपका सफर शुरू करेंगे, ठीक है। 12:30 आना, सवाल करेंगे, उसके बाद कुछ दिनों की छुट्टी है, ठीक है, समझे कि नहीं। कल इतनी जल्दी क्यों, क्यों पे ध्यान मत दो, बस आ जाना, ठीक है। हाँ जी, क्यों से मतलब मत रखो, क्यों पे ध्यान नहीं देना है आपको, बस कल आ जाना, क्योंकि शाम को मैं विमान पकड़ के निकलने वाला हूं, ठीक है, जा रहा हूं अपने घर होली खेलने, यस, तो इसलिए क्लास हो रही है सवेरे। हाँ जी, वो तुम्हारे गांव की ट्रेन तो नहीं है कि कभी भी रुक जाएगी रास्ते में, हमारे गांव में हम लोग ट्रेन से जाते थे कॉलेज स्कूल, तो गाड़ी रोकते हुए जाते थे, ठीक है, और किसी गांव में रुक गई गाड़ी, जहां जिसका गांव है रोल 10 किलोमीटर में गाड़ी 15 जगह रुकती थी, सब चिल्ला रहे हैं वहां से कि वकील साहब चिल्ला रहे हैं, वकील साहब चलो, तो कह रहे हैं नहा रहे हैं, बस आ रहे हैं, रोक के रखो गाड़ी। ऐसा होता था, कहीं भी रुक जाती थी गाड़ी, मतलब लगता था कि ट्रेन है, बस से भी बदतर हालत थी उसकी। हाँ जी, बस से भी बदतर हालत थी उसकी, खैर वो भी बड़े सुनहरे दिन थे। अब तो उतना धैर्य नहीं है, तो बहुत धैर्य भी था, पेशेंस था, अलग पता था कहाँ कहाँ गाड़ी रुकनी है, तो इट वाज नॉट चैलेंजिंग, ठीक है। हाँ जी, बताओ ना घर कहाँ है, क्यों बताएं कि घर कहाँ है मेरा, प्राइवेसी नाम की भी चीज होती है कि नहीं होती है, नहीं बताऊंगा। अब लास्ट टाइम मैंने सिर्फ इतना बता दिया था कि भैया मैं होली में घर आ रहा हूँ, फोटो डाल दी थी मैंने एक, तो उसके पहले तक किसी को पता भी नहीं था कि मेरा घर है कहाँ। तो आई रिमेम्बर मैं शायद ट्रेन से गया था लास्ट टाइम, यस ट्रेन से गया था, और रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ, एक बच्चा मिल गया मुझे, तो बच्चा मिल गया, उसने पहचान लिया, तो उसके साथ फोटो ली हमने एक, और वो फोटो मैंने इंस्टाग्राम पे डाल दी थी लास्ट ईयर, और लिखा था कि इस फलाने स्टेशन पे ये बच्चा मिला। तो बच्चों को हिंट लग गई यार कि मैं कहीं यहीं आसपास रहता हूँ उस स्टेशन के, लोगों ने पता करके दे केम टू माई हाउस, एंड द बेस्ट थिंग इज अबाउट कि पीपल डोंट नो इवन इन माई एरिया, लोग मुझे नहीं जानते मैं क्या करता हूँ, ज्यादा लोग नहीं जानते, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि भाई मतलब मुझे एज ए टीचर जानते हैं, रैमो सर जानते हैं, बट वो जानते नहीं कि मैं यहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली 10th के बाद ही से ही बाहर हूँ, और जब भी मैं जाता हूँ तो वहां बहुत कम लोगों से मिलता हूँ, आई हैव केप्ट दैट डिस्टेंस। तो लोगों को एग्जैक्टली जो मतलब बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, और हमारे घर वालों ने बोल रखा है कि ज्यादा बताना होता है ना मत किसी को मैं क्या करता हूँ वगैरह, तो पीपल डोंट नो एक्चुअली। हाँ जी, अभी जान गए लोग, क्योंकि अभी थोड़ा सा बीच में ज्यादा हंगामा वगैरह जब न्यूज वगैरह में जाने लगा, तो फिर मोर पीपल न्यू मी, वहां के लोगों को पता चल गया कि भाई ये तो वही लड़का है, ठीक है। तो जब लोग को मतलब थोड़ा आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो दो बच्चे पता करके ना, होली में 2-3 बच्चे थे वो यार, उस स्टेशन पे उन्होंने मुझे मतलब देखा मैंने पोस्ट डाली है, एंड देन दे समहाउ उन्होंने मेरा पता कर लिया कि मैं कहाँ रहता हूँ, वहां पहुंच गए, फिर घर घर पूछ के बोले रैमो, रैमो तो कोई जानता ही नहीं था तब, मैंने नाम मेरा जानते भी है, तो रवि जानते हैं वो लोग, और रवि भी नहीं जानते, मतलब एक और नाम है मेरा, उस नाम से मैं जाना जाता हूँ, ठीक है, जो गाँव में बोलते हैं ना,
तो ही केप्ट ऑन आस्किंग एवरी हाउस, फोटो दिखा दिखा के कि इनको जानते हो, इनको जानते हो। तो चेहरे से तो लोग पहचान ही लेंगे, तो लोगों ने मेरे घर की तरफ डायरेक्ट कर दिया। फिर दे केम, पापा के पास वो आए, पापा से बोला कि इनको जानते हो, तो पापा बोले कि हाँ। ठीक। तो पापा अंदर आए, बोले कि बच्चे आए मिलने तुमसे। हमने कहा यार ये क्या हो गया, मेरी प्राइवेसी में सेंध। ठीक। खैर मैं उनसे मिला, उनको थोड़ा चाय नाश्ता करवाया, मैंने कहा आप निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, दोबारा मत आइए। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 12, बाय।